गांधी परिवार के लिए एक नई मुसीबत आने वाली है और ये मुसीबत कोई राजनीतिक मुसीबत, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, उसके नतीजे भी आ गए हैं। गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है कि उनकी तीसरे चुनाव में, लगातार 2 चुनाव में नेता प्रतिपक्ष हासिल करने जितनी सीटें न मिलने के बाद तीसरे चुनाव में उनको 99 सीटें मिली हैं। अब उनका नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई। आप एक बात को याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो चुनाव के दौरान उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े काम करूंगा और भ्रष्टाचार के लिए अभियान बहुत तेजी से चलेगा। अब मोदी जो बात कहते हैं कोई हवा में यूं ही नहीं बोल देते, इसके पीछे एक रणनीति तैयार हो चुकी होती है। तो क्या वो रणनीति तैयार हो गई है? आपको याद होगा अगस्ता वेस्टलैंड डील का, ये हेलीकॉप्टर का, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का सौदा था। इसकी शुरुआत, इस सौदे पर बातचीत की शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे ब्रजेश मिश्रा। तो किस तरह का हेलीकॉप्टर होगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, इन सब की मंजूरी दी थी ब्रजेश मिश्रा ने। लेकिन 2004 में ही हुआ था ये सब। 2004 में उनकी सरकार चली गई। उसके बाद आई कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में ये सौदा पूरा हुआ। उसी दौरान इटली में ये आरोप लगा। पहले तो आप समझ लीजिए, ये अगस्ता वेस्टलैंड जो है ब्रिटिश कंपनी है और ये एक इटालियन कंपनी की सब्सिडियरी है। इटालियन कंपनी का नाम है फिनमेकेनिका, उसकी ये सब्सिडियरी है अगस्ता वेस्टलैंड। तो इसमें ब्रिटेन और इटली 2 सरकारों की भूमिका आ जाती है। तो जो डर है गांधी परिवार को, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले समझ लीजिए कि सारा मुद्दा क्या है। इस सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए फिनमेकेनिका के अधिकारियों ने एक बिचौलिया रखा और उसको पैसा दिया कि कांग्रेस सरकार में लोगों को प्रभावित करने के लिए, और ये कहा जा रहा है राजनीतिक लोगों को प्रभावित करने के लिए, जिससे ये डील हमें मिल जाए, रिश्वत दी गई। अब ये आरोप है। सीबीआई जो है, ये जो बिचौलिया था इसका नाम है क्रिश्चियन मिशेल। सीबीआई इसके खिलाफ 2 चार्जशीट फाइल कर चुके, एक चार्जशीट, एक एडिशनल चार्जशीट, और अब तीसरी जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना चाहती है। मामला यहाँ पर अटका हुआ है। वो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में है। अब भारत का कानून ये कहता है कि जिन धाराओं में आपको गिरफ्तार किया गया है उनमें जो अधिकतम सजा हो सकती है, अगर उस अधिकतम सजा के आधे से ज्यादा समय तक आप जेल में रहे हैं तो आपको जमानत मिल सकती है। और क्रिश्चियन मिशेल पे जो धाराएं लगाई गई थी उसको यूएई से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया था। दिसंबर 2018 की रात में यूएई से एक चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। उसमें से एक व्यक्ति निकला जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस व्यक्ति का नाम था क्रिश्चियन मिशेल, जो अगस्ता वेस्टलैंड में मुख्य आरोपी है। और इस पर आरोप है कि इसने जो है कंपनी से पैसा लिया, उस पैसे से सौदा अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को रिश्वत दी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, ये तो अदालत में साबित होगा। लेकिन सीबीआई का यही आरोप है। सीबीआई ने एक नई धारा लगाई 467। इसमें जो अधिकतम सजा है वो आजीवन कारावास की है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि क्रिश्चियन मिशेल के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस से भी कहा गया। इसके अलावा जो है ब्रिटिश सरकार ने भी कहा। ये ब्रिटिश हाई कमीशन ने बल्कि इंटरवीन करने की कोशिश भी की थी, अदालत में पक्ष रखा था उसका। लेकिन भारतीय जो अदालत है यानी सीबीआई स्पेशल कोर्ट, उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के दखल को मानने से साफ साफ मना कर दिया। तो ये है क्रिश्चियन मिशेल की अब तक की कहानी। लेकिन उसको लाया कैसे गया? जो उसने बयान दिया है, उसने बयान में 2 बातें कही हैं। अब वो दोनों आरोप के रूप में हैं। अब उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये कहना अभी मुश्किल है।
एक बात उसने कहा कि भारत और यूएई के बीच में एक सौदा हुआ जिसके तहत उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया। और जो उसका कहना है एक्स्ट्राडिशन की जो कंडीशंस होती है, जो नियम है, जो कानून है, उसमें जिन धाराओं का आरोप लगाकर आपने एक्स्ट्राडिशन की मांग की है, उस पर अगर एक्स्ट्राडिशन हो जाता है तो उस देश में आने के बाद उस पर नई धारा नहीं लग सकती, ये उसका कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो उस पर सीआरपीसी की धारा 467 लग गई, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, तो इसलिए उसको जेल से रिहा नहीं किया गया। अब क्रिश्चियन मिशेल के जो 2 आरोप की मैंने बात की, एक तो वो कहता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा था यूएई में कि अगर वो गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम ले ले कि इस सौदे में उनको रिश्वत दी गई, तो उसको छोड़ा जा सकता है, उसको यूएई से ब्रिटेन वो वापस जा सकता है, ब्रिटिश नागरिक। उसने कहा सौदा ये हुआ, जो यूएई के शासक हैं, उनकी बेटी लतीफा, वो अपने पिता के चंगुल से भागना चाहती थी और वो समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रही थी। यूएई ने भारत से मदद की मांग की, भारत की नेवी ने उनकी मदद की, उसको पकड़ा और उसके पिता के हवाले कर दिया। इसके बदले में 2017 में यही यूएई मना कर चुका था क्रिश्चियन मिशेल को एक्स्ट्राडाइट करने से। 2018 में तैयार हो गया और क्रिश्चियन मिशेल जो है वो भारत आ गया। अब उससे उसका कहना है कि एजेंसियां उससे जो है लगभग 300 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। अलग अलग टीम आती है, उससे पूछताछ करती है और वो तमाम तरह के आरोप लगाता है कि जो है। और उसने इस बीच में एक चिट्ठी लिखी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को, जो अभी G20 समिट हुआ भारत में, उससे पहले उसने ऋषि सुनक के नाम एक चिट्ठी लिखी कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ, आपको मुझे बचाना चाहिए, लेकिन आप पता नहीं किस दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। और फिर उसने आरोप लगाया, उसने कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, आपकी जो धन दौलत है, वो आपकी पत्नी के नाम से जो इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी जो पूंजी है वही है। और आपको डर है कि अगर नरेंद्र मोदी ने इन्फोसिस पर ईडी की रेड करा दी तो इन्फोसिस के शेयर्स के दाम गिर जाएंगे और आपका जो है धन है, जो उसकी शेयर मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाएगी। इस डर से आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। इस बीच में सीबीआई ने, ब्रिटेन में एक संस्था है सीरियस फ्रॉड ऑफिस, जो इस तरह के घपलों की, घोटालों की जांच करता है, उसको चिट्ठी लिखी और क्रिश्चियन मिशेल के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे और वो डॉक्यूमेंट बड़े जो है विस्फोटक थे। उसमें बताया गया था कि फिन मैकेनिका कंपनी ने कितना पैसा और कब कब और किस जरिए क्रिश्चियन मिशेल को दिया रिश्वत देने के लिए। ये डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास पहुंचा। उसके तुरंत बाद सीरियस फ्रॉड जो ऑफिस था ब्रिटेन का, उसने चिट्ठी लिखी सीबीआई को कि वो डॉक्यूमेंट गलती से आपके पास चला गया है और इस डॉक्यूमेंट को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते और न ही किसी जांच में इसका इस्तेमाल कर सकते। अब ये जो बात मैंने कही कि इस डॉक्यूमेंट में क्या होने की आशंका है, उम्मीद है, वो एक खबर छपी थी इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों को जानकारी है इस डॉक्यूमेंट की, उनके मुताबिक इसमें ये जानकारी है। अब उसके बाद जो है क्रिश्चियन मिशेल के और ब्रिटिश सरकार ने भी सीबीआई से कहा कि ये आपने गलत किया, अगर आपने इसको लीक किया है। सीबीआई ने कहा हमने कहीं से किसी को लीक नहीं किया है और ये जानकारी अखबार के पास कहां से आई ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानकारी उनके पास अदालत के डॉक्यूमेंट से आ सकती है। आप इस बात को समझिए कि पहले इसकी शुरुआत हुई इटली में। इटली में जांच एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अगस्ता वेस्टलैंड ने जो सौदा किया वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का भारत के साथ, उसमें बिचौलिया था और उसको रिश्वत दी गई थी। उसकी जांच हुई, जांच में जो है बहुत से तथ्य
सामने आए और उस जांच के बाद फिनमेकेनिका के जिन अधिकारियों पर यह आरोप साबित हुआ उन्हें सजा भी हुई। लेकिन वहां जांच एजेंसी ने इटली की ये नहीं डिस्क्लोज किया और अदालत को इससे कोई मतलब भी नहीं था कि भारत में किन लोगों को वो पैसा मिला। पैसा देना किसी सौदे में ये इटली के कानून के मुताबिक अपराध है और उनके खिलाफ मुकदमा चला। ये जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की वो ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, सबको इसकी जानकारी है। अब भारत सरकार के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही इटली में फिनमेकेनिका के इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जेस साबित हुए, यहाँ भारत सरकार के हाथ पांव फूल गए। उनको लगा कि ये तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, तो उन्होंने दो काम किए आनन फानन में। ए.के. एंटनी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तुरंत इस डील को रद्द कर दिया कि ये मामला यहीं दब जाए। डील ही रद्द हो गई तो फिर बिचौलिया क्या और रिश्वत क्या, ये हमने तो भाई डील की ही नहीं। अब उसके अलावा उन्होंने तुरंत, जब विपक्ष का दबाव बना कि जो इसमें रिश्वत ली गई है आप बताइए किसने ली, इटली की अदालत कह रही है कि फिनमेकेनिका के अधिकारियों ने रिश्वत दी भारत के लोगों को, तो किन लोगों को दी? तो ए.के. एंटनी ने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। ये बात 2013 की है। उनको लगा कि हमारी सरकार 2014 में आ ही रही है तो सीबीआई को मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके दुर्भाग्य से 2014 में उनकी सरकार चली गई। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश तो बना रहा। तो सीबीआई ने इस मामले में 2017 में और 2020 में चार्जशीट फाइल की। अब वो तीसरी चार्जशीट फाइल करना चाहती है। क्रिश्चियन मिशेल के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि भाई बेकार परेशान किया जा रहा है। जो ओरिजिनल उन पर आरोप था उसके तहत 7 साल की सजा अधिकतम हो सकती थी, 5 साल से ज्यादा तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उनको बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये मैं बता चुका हूं आपको। सीबीआई क्या कह रही है कि उसको दिक्कत कहाँ आ रही है? सीबीआई कह रही है कि एक मामला सुलझना है सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटेन का है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्यूमेंट भेजने के तुरंत बाद सीबीआई को ये पत्र भेजा। इस डॉक्यूमेंट को और इसमें दी गई जानकारी को आप न तो सार्वजनिक कर सकते हैं और न ही किसी जांच में इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि हम इस मामले को सुलझा न लें। तो सीबीआई कह रही है कि जब तक सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन का इस मामले को सुलझाता नहीं तब तक इस डॉक्यूमेंट को हमें चार्जशीट के लिए या जांच के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में जब तक इस मुद्दे का हल नहीं होता तब तक हमारी तीसरी चार्जशीट फाइल नहीं होगी, तब तक मुकदमा शुरू नहीं हो सकता। अब ये ऐसा मामला फंसा हुआ है, इसका हल के दो तरीके हैं। एक, ब्रिटेन पर दबाव डाला जाए, ब्रिटिश सरकार पर, और यानी मतलब ऋषि सुनक पर, कि वो सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से कहें कि वो इस डॉक्यूमेंट को जो है जांच में इस्तेमाल करने की सीबीआई को इजाजत दे। दूसरा तरीका है इटली से वो डॉक्यूमेंट कोर्ट से मंगाए जाए। अब आपने सुना होगा कि अभी G7 सम्मेलन हुआ। G7 का मेंबर नहीं है भारत, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया, कुछ और देशों को भी किया, उनको आमंत्रित किया। और आपको मालूम है कि जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं। ये डॉक्यूमेंट इटली से मंगाया जा सकता है, वहां की कोर्ट से। उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि इटली के प्रधानमंत्री मदद करें। तो कांग्रेस को ये डर है कि जो संबंध है जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के, उसमें ये संभव हो सकता है। और उनको ये डर और है कि नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में इसी के लिए गए थे, और उसके बाद उनको याद है कि मोदी ने जो है चुनाव के दौरान क्या कहा था कि तीसरी बार आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच का अभियान है वो बहुत तेज होगा। तो क्या इटली से और ब्रिटेन से, दोनों जगह से इस सौदे के बारे में, PVI हेलीकॉप्टर सौदे के बारे में जो दस्तावेज हैं, जो सरकारी और
अदालती दस्तावेज, इन दोनों को मंगाने में नरेंद्र मोदी की सरकार को सफलता मिलेगी। अगर मिल जाएगी तो आप मानकर चलिए कि गांधी परिवार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट आने वाला है। अब मुझे नहीं मालूम कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। ये केवल सीबीआई का आरोप है और इटली की कोर्ट में जो कहा गया वहां प्रभावशाली लोगों को, उसमें नाम नहीं है शायद किसी का, या है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि इस डील को थ्रू कराने में कौन मदद कर सकता था, यूपीए सरकार में कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, इसके आधार पर अटकलें लग रही हैं। क्या गांधी परिवार के लोगों की जानकारी के बिना इतना बड़ा सौदा हो सकता था? और आपको मालूम होगा कि इसमें पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी आरोपी हैं और वो सशस्त्र अभी जमानत पर रिहा है। तो ऐसे में ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। कहा जा रहा है कि ये 600 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है। तो कांग्रेस का कौन नेता था? एक एंटनी तो नहीं हो सकते। जिस तरह का उनका ईमानदारी का पूरा करियर रहा है वो नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस में कोई ना कोई तो ऐसा था जो इस डील को इस कंपनी के फेवर में करवाने के लिए काम कर रहा था। आखिर वो कौन था? इसका खुलासा जो ब्रिटिश सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट हैं और इटली की कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं उनसे पता चल सकता है। क्या पता चलेगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश हो रही है ये कहा जा सकता है। और ये कोशिश अगर सफल हुई मोदी सरकार की तो कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार को छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता जो है इस तरह का दस्तावेजी सबूत नहीं है, तो इसलिए उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रभावशाली लोगों के बारे में तो ये बात कही ही जा सकती है जो सीबीआई आरोप लगा रही है, जो इटली की कोर्ट में बात कही गई कि आखिर इतना बड़ा सौदा और कौन करा सकता है। यानी यूपीए सरकार में किसकी इतनी बड़ी हैसियत थी जो इतने बड़े सौदे को एक कंपनी के पक्ष में झुका सके? सवाल इसी का है और इसका जवाब दो देशों के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की सीबीआई को परमिशन मिलेगी? अगर परमिशन मिल गई तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा खुलासा होगा और सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर होगा रक्षा सौदे में दलाली का बोफोर्स के बाद। तो क्या ये दूसरा बोफोर्स कांड सामने आने वाला है? हालांकि ये जो है डिफेंस के लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये वीवीआईपी लोगों के इस्तेमाल के लिए, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कुछ जो वीवीआईपी उस सरकार में हो सकते थे उनके लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके लिए, उनके इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर था। तो अब सारा मामला टिका हुआ है इटली और इंग्लैंड से उन डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस का, कि सीबीआई को जो डॉक्यूमेंट उनके पास है उसके इस्तेमाल की, और जो नहीं है क्या वो मिल सकता है? अगर मिल जाएगा तो आप मान लीजिए कि मोदी 3 की ये सबसे बड़ी और पहली विजय होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का अभियान है उसको एक तेज धार मिलेगी, उसके अभियान में तेजी आएगी। उसके बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता को आप और बढ़ते हुए देख पाएंगे और विपक्ष के लिए कांग्रेस का बचाव करना इस मामले में बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें बहुत से किंतु परंतु हैं। अगर ये किंतु परंतु दूर हो गए, और मैं मानता हूं कि मोदी 3 की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को उसकी अंतिम परिणति तक ले जाने की।